Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts। तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, जिसके अंदर मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अगर मुझे किसी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करना हो तो उसके लिए मुझे एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जिस नेटवर्क का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था उसका हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें एक नेटवर्क की ज़रूरत है ताकि हम सर्किट का एनालिसिस कर सकें। तो दो तरह के नेटवर्क मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, विच इज़ द इक्विवेलेंट टी नेटवर्क एंड इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट टी और पाई नेटवर्क के अंदर जो इम्पिडेंस और एडमिटेंस होते हैं उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा एंड में, विच इज़ द फेरेंटी इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क के बारे में। अब जो इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है वो तो आपको पता ही है कि एक सीरीज इम्पिडेंस होता है, ठीक है। देयर इज अ सीरीज इम्पिडेंस विच इज कनेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द लाइन एंड वी हैव टू शंट एडमिटेंसेस लाइक दिस विच आर कनेक्टेड एट ईच एंड ऑफ द लाइन। एक सेंडिंग एंड साइड पर होता है और एक रिसीविंग एंड साइड पे होता है। और जो इनकी वैल्यूज़ होती है, जो सीरीज इम्पिडेंस होता है यहाँ पर, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है Z डैश। जो कन्वेंशनल नेटवर्क होता है उसमें उनकी वैल्यू होती है Z, Y/2 एंड Y/2। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे Z डैश और Y/2 लिया है। सेंडिंग एंड वोल्टेज करंट है VS/IS और रिसीविंग एंड वोल्टेज करंट है VR एंड IR। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम कुछ KVL KCL इक्वेशंस का यूज़ करें तो ये दो इक्वेशंस हमें वहाँ पर मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक KVL KCL इक्वेशंस लगा के ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। तो वहाँ से VS आपको मिलेगा 1 प्लस YZ इंटू Y डैश इंटू Z डैश बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई VR प्लस Z डैश इंटू IR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और IS मिलेगा Y डैश इंटू 1 प्लस Y डैश Z डैश डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई VR प्लस 1 प्लस Y डैश Z डैश बाई 2 इंटू VR। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है इनको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि अब हम इन दोनों इक्वेशंस को दो और इक्वेशंस से कंपेयर करेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द ABCD पैरामीटर इक्वेशन कैन बी गिवन लाइक दिस। VS इज इक्वल टू VR cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस IR ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L एंड IS इज VR बाई ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L प्लस IR cos हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो दो इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिली है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और 4 के साथ। तो अगर यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ तो जो VR का यहाँ पर कॉफिशेंट है उसे मैं इस थर्ड इक्वेशन के कॉफिशेंट से कंपेयर करूँ तो 1 प्लस Y डैश Z डैश बाई 2 मुझे मिलेगा cos हाइपरबोलिक गामा L। सिमिलरली मुझे Z डैश की वैल्यू जो है यहाँ पर जो IR के मल्टीप्लाई में है, Z डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। एंड द थर्ड थिंग दैट आई विल गेट हियर इज Y डैश इंटू 1 प्लस Y डैश Z डैश बाई 4 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक गामा L बाई ZC। अब मेरा नेक्स्ट टास्क यहाँ पर क्या है, मुझे इस पाई नेटवर्क के अंदर ये जो Z डैश और Y डैश बाई 2 की वैल्यू है ये मुझे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके मैं ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक वैल्यू तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली ही मिल गई है विच इज़ Z डैश, तो वो हो जाएगी ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। नेक्स्ट टास्क है हमारा Y डैश बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले तो Z डैश को यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं। ZC विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, उसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर Z बाय Y एंड देन वी हैव साइन हाइपरबोलिक गामा L। उसको मैंने L इंटू रूट YZ से मल्टीप्लाई किया और L इंटू रूट YZ से डिवाइड किया। तो फाइनल जो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो होगी Z इंटू L एंड देन साइन हाइपरबोलिक गामा L डिवाइड बाय गामा L। Z इंटू L ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल लाइन का जो इम्पिडेंस है उसे, तो स्मॉल z इंटू द लेंथ दिस विल बिकम कैपिटल Z और इसको मैं बोलूँगा Z इक्विवेलेंट। So this is Z into sin hyperbolic gamma L by gamma L. Okay, so the next thing here will be 1 plus Y dash Z dash by 2. This will be equal to cos hyperbolic gamma L. ये इक्वेशन नंबर 5 को मैंने यहाँ पर लिया है।
अब यहाँ पर जो z डैश की वैल्यू मुझे मिली थी विच इज़ जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा y डैश बाय 2 की वैल्यू। तो इसको आप इस तरीके से फर्दर सॉल्व करोगे, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा एल बाई 2 माइनस 1, and then sin hyperbolic gamma L can be written as 2 sin hyperbolic gamma L by 2 cos hyperbolic gamma L by 2। फर्दर इसे जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको y डैश बाई 2 की वैल्यू मिलेगी विच इज़ द y इक्विवेलेंट वैल्यू, इट इज़ tan hyperbolic gamma L by 2 डिवाइडेड बाय ZC। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सीरीज़ इम्पिडेंस होता है जो सेंटर पे होता है लाइन के, उसकी ये वैल्यू लेते हैं हम, और जो शंट एडमिटेंस होता है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द लाइन, उसकी वैल्यू होती है tan हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 डिवाइडेड बाय ZC। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं विच इज़ द इक्विवेलेंट टी नेटवर्क। So for an equivalent T network, there is a shunt admittance y dash connected at the center of the line, and there are two series impedances which is z dash by 2, each are connected at the each end of the line। तो typical जो T network का structure होता है वो आपको पता है, इस तरीके का होता है, this is z dash by 2, this is z dash by 2 and this is y dash। अब यहाँ पर भी similar work करना है हमें। सबसे पहले तो इस सर्किट को थोड़ा एनालाइज करके इसमें KVL KCL इक्वेशंस लगा के हमें दो इक्वेशन इस तरीके से लानी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और वो भी इसी फॉर्मेट में होंगी, सम Vs इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू VR, फिर सम कॉन्स्टेंट इंटू IR, एंड सिमिलरली IS इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटू VR प्लस सम अनदर कॉन्स्टेंट इंटू IR। सो दीज आर दी इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग विद दिस नेटवर्क। उसके बाद सेम जो इक्वेशंस हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मिली थी फॉर VS एंड IS, उनको लेंगे और वहाँ पर अगेन हम कंपैरिजन करेंगे 3 and 4 का विद दिस 1 and 2। तो कंपैरिजन के बाद हमें जो वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेंगी दैट विल बी 1 प्लस y डैश z डैश बाई 2 दैट इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक गामा L, एंड एक वैल्यू मुझे मिलेगी z डैश इंटू 1 प्लस y डैश z डैश बाई 4 दैट इज इक्वल टू ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। And the third thing that I will get here is y dash value which is sin hyperbolic gamma L divided by ZC। तो यहाँ पर भी हमें y dash और z dash की वैल्यू फाइंड करनी है, टू बी प्रिसाइज y dash एंड z dash by 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y dash हमें डायरेक्टली यहाँ पर मिल चुका है, तो एक टास्क तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया कंपैरिजन से। नेक्स्ट टास्क है z dash by 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो सिंपली y dash की वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से तो फाइनली आपको z डैश बाई 2 की वैल्यू मिलेगी ZC tan हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 डिवाइडेड बाय गामा एल बाई 2। कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। तो फाइनली वहाँ से आपको z डैश बाई 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी और इन दोनों वैल्यू की हेल्प से आप सर्किट को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द इक्विवेलेंट टी नेटवर्क एंड इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। नाउ लेट मी मूव फर्दर टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज़ द फेरेंटी इफेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है। तो डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस हैं जिसकी हेल्प से हम फेरेंटी इफेक्ट को समझ सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन यहाँ पर क्या है कि व्हेन अ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग अंडर नो लोड कंडीशन और लाइट लोड कंडीशन, यानी कि ऑफ पीक लोड टाइम। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक 24 आवर्स के पीरियड में एक पीक लोड टाइम आता है, एक ऑफ पीक लोड टाइम आता है, एक मॉडरेट लोड टाइम आता है। तो जब आपका ऑफ पीक पीरियड होता है तो उस केस में जो लोड होता है रिसीविंग साइड पे वो काफ़ी लाइट लोड होता है, या हम उसको अप्रॉक्सीमेटली नो लोड कंडीशन भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड बिकम्स ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड, मतलब VR की वैल्यू VS से भी ज़्यादा हो जाती है और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि इफ़ द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड बिकम्स ग्रेटर देन सेंडिंग एंड द इफेक्ट इज नोन एज फेरेंटी इफेक्ट। थोड़ा सा और इसको डीप में एनालाइज करने के लिए एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर देते हैं कि यूजुअली द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज मच ग्रेटर और लार्जर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन।
ये जो एक नीचे मैंने नेटवर्क बनाया हुआ है, यहाँ पर जो रिसीविंग एंड है वो एक लाइट लोड कंडीशन या नो लोड कंडीशन पे वर्क कर रहा है। तो जो ये इक्विवेलेंट नेटवर्क है लाइन का, जिसमें एक इम्पिडेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस हियर हैज़ अ मच लार्जर वैल्यू देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। इसका मतलब XC की वैल्यू यहाँ पर XL से काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड देयरफॉर अंडर द नो लोड और लाइट लोड कंडीशन द लाइन करंट इज ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर टाइप। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर नो लोड कंडीशन है तो इधर तो कोई करंट जाने वाला नहीं है, तो इस वजह से जो लाइन का करंट होता है विच इज़ IS हेयर, तो IS ही वो करंट है जो कैपेसिटर में जा रहा है। तो कैपेसिटर में जा रहा है अगर ये करंट, तो डेफिनेटली एक लीडिंग पावर फैक्टर टाइप का करंट होगा, ठीक है। अब जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर इज अ सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर, दैट मीन इट कंज्यूम्स द रिएक्टिव पावर। और जो कैपेसिटर होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, दैट मीन्स इट जनरेट्स द रिएक्टिव पावर। अब ये जो रिएक्टिव पावर कंजम्पशन और सोर्स और सिंक का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपने वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल वाला जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है तो शायद हो सकता है आपको ठीक से समझ में ना आए, लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा दैट विल बी दिस टॉपिक वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इंडक्टर रिएक्टिव पावर का सिंक है और कैपेसिटर सोर्स है रिएक्टिव पावर का। Now, if the reactive power generated at the source side is more than the reactive power consumed on the load side, the voltage at receiving end becomes higher. तो ये सेंडिंग एंड पे एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों जनरेट होती है। एक्टिव पावर जो है वो तो रेजिस्टेंस के थ्रू कंज्यूम हो जाएगी, उसमें डिसिपेट हो जाएगी। जो रिएक्टिव पावर है उसे कंज्यूम करेंगे ये रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जो रिएक्टिव पावर जनरेट होती है सेंडिंग एंड पे, उतनी रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड पे कंज्यूम नहीं हो पाती है, और इस एक्सेस रिएक्टिव पावर के होने की वजह से ही जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है। नाउ एट नो लोड देर इज़ नॉट इनफ रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस एट द लोड साइड टू कंज्यूम दैट एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर विच लीड्स टू फेरेंटी इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होती है, तो होगा ये कि जो एक्सेस रिएक्टिव पावर होगी उसको कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रिएक्टेंस है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा रिएक्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जो उस एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर सके, जिससे मेरे VR की वैल्यू VS के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके थ्रू हम फेरेंटी इफेक्ट को समझ सकते हैं। नाउ लेट मी फर्दर डिस्कस अबाउट इट। तो ये एक नेटवर्क है जो एक नो लोड या फिर एक लाइट लोड कंडीशन पे वर्क कर रहा है। अगर इसका मैं फेज़र डायग्राम बनाऊँ, फेज़र डायग्राम जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरीके से बनाया जाता है, तो VR से VS तक जाने पे मुझे एक इम्पिडेंस का ड्रॉप मिल रहा है, ठीक है। तो इस VR के फेज़र को अगर मैं रेफरेंस पे ले लूँ तो इस कैपेसिटर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू IS, जो कि इस लाइन में भी फ्लो कर रहा है, और एक प्योर कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट उसके वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। तो इसीलिए मैंने IS इक्वल टू IC का जो फेज़र है वो VR से 90 डिग्री लीड करता हुआ बनाया। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग IS के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा वो इसी की लाइन में होगा, ठीक है ना, इसी के फेज़ में होगा। सो दिस इज माई रेजिस्टेंस ड्रॉप विच इज़ IS इंटू R, और इससे ठीक 90 डिग्री लीड करता हुआ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा विच इज़ एट दिस इंडक्टर। सो दिस इज JIS इंटू XL, और इस फेज़र का जो टिप है वो हिट करेगा VS के फेज़र को। सो दिस इज़ माई कंप्लीट फेज़र डायग्राम, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि VS के फेज़र की जो लेंथ है वो VR के फेज़र से कम है, दैट मीन्स यहाँ पर फेरेंटी इफेक्ट है। तो यहाँ पर फेरेंटी इफेक्ट जनरेट किस वजह से हो रहा था, जो रिएक्टिव पावर यहाँ पर सेंडिंग एंड से आ रही थी उतनी रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन लोड साइड पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से होगा क्या, मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर सोर्स होता है रिएक्टिव पावर का, तो जो एक्सेस रिएक्टिव पावर यहाँ पर आ रही है उसको कंज्यूम करने के लिए हमें यहाँ पर एक इंडक्टर चाहिए ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके। तो हमें पता करना है कि कितनी वैल्यू का एक इंडक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस
हम यहाँ पर कनेक्ट करें जिससे कि वी आर की वैल्यू वी एस के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे ABCD पैरामीटर इक्वेशंस का। सो इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर दी ABCD पैरामीटर इक्वेशंस और द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर इक्वेशंस। तो एट दी ऑफ पीक कंडीशंस व्हाट वी से दैट वी आर इज ग्रेटर देन वी एस। अब इसको मुझे इक्वल करना है एक दूसरे के। सो दैट मीन्स आई हैव टू मेक वी आर इक्वल टू वी एस। तो वी एस इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर में मैं वी आर और वी एस को एक दूसरे के इक्वल कर देता हूँ एक बार के लिए। तो वी आर और वी आर यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, फिर यहाँ पर ये वी आर कॉमन आया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस ए दैट इज इक्वल टू बी इंटू आई आर। अब वी आर और आई आर का अगर मैं रेशो ले लूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज अपॉन करंट रिप्रेजेंट करता है आपके इम्पिडेंस को, और इस केस में ये होगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसकी वैल्यू है बी अपॉन 1 माइनस ए के इक्वल, दैट इज योर एक्स एल एस एच। दैट मीन्स जो शंट में आपको रिएक्टेंस कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू होगी बी अपॉन 1 माइनस ए इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फेरांटी इफेक्ट एंड टू मेक द रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वल टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेरांटी इफेक्ट। एंड यहाँ पर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन वाला टॉपिक है पावर सिस्टम का वो कंप्लीट होता है, और इस पॉइंट से फेरांटी इफेक्ट वाले इस पॉइंट से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।